वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एमिली एलिजाबेथ डिकन्सन के द्वारा लिखी गई पोइम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ का स्टेंजा बाय स्टेंजा एक्सप्लेनेशन, डिटेल समरी और उसके हिडन मीनिंग्स की डिटेल्ड एनालिसिस। इससे पहले कि हम लोग अपनी पोइम की तरफ आगे बढ़ें, थोड़ा सा हम लोग एमिली एलिजाबेथ डिकन्सन के बारे में जान लें। एमिली एलिजाबेथ डिकन्सन वॉज बॉर्न एट द फैमिलीज होमस्टेड इन एमहर्स्ट, मैसाचुसेट्स ऑन December 10, 1830 into a prominent but not wealthy family। उनका जन्म दिसंबर 10, 1830 में हुआ था। Her father Edward Dickinson was a lawyer in Amherst and a trustee of Amherst College। उनके फादर एमरेस्ट में एक लॉयर और एमरेस्ट कॉलेज में एक ट्रस्टी के तौर पे काम कर रहे थे। 200 years earlier, her patrilineal ancestors had arrived in New World in Puritan Great Migration, where they prospered। Emily Dickinson's paternal grandfather Samuel Dickinson was one of the founders of Amherst College। और एमिली डिकन्सन के जो ग्रैंडफादर थे, पैटर्नल ग्रैंडफादर थे, वो एमरेस्ट कॉलेज के फाउंडर भी थे। इन 1830 ही बिल्ट द होमस्टेड, ए लार्ज मैंशन ऑफ द टाउन्स मेन स्ट्रीट दैट बिकम द फोकस ऑफ डिकन्सन फैमिली लाइफ फॉर ए बेटर पार्ट ऑफ सेंचुरी। और 1813 में उन्होंने अपने घर का निर्माण किया। सैमुअल डिकन्सन्स एल्डर सन एडवर्ड वॉज ए ट्रेजरर ऑफ एमरेस्ट कॉलेज फ्रॉम 1830। और सैमुअल डिकन्सन जो एमिली का भाई था, वो एक ट्रेजरर के तौर पे काम कर रहा था। सर्व द मैसाचुसेट्स हाउस ऑफ सेनेट एंड रिप्रेजेंटेटिव मैसाचुसेट्स 10th कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट इन द 33rd US कांग्रेस। ऑन May 6, 1828 ही मैरिड एमिली नॉर्कस फ्रॉम मॉन्सन मैसाचुसेट्स। तो ये थी ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन एमिली डिकन्सन, उसकी फैमिली बैकग्राउंड और उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज एमिली डिकन्सन्स बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप हर डेथ। तो ये पोइम, जैसे नाम क्लियर कर देता है, ये हमें डेथ के बारे में कुछ बता रही है। और एमिली डिकन्सन के बारे में एक बात बहुत ज़्यादा फेमस है, मानी जाती है कि शी इज़ इन लव विद डेथ। ये माना जाता है कि एमिली डिकन्सन को मौत से प्यार था। इसके दो मुख्य कारण थे। एक कि उन्हें ये माना जाता था कि वो हेलुसिनेट होती थी, उनको दौरे पड़ते थे। दूसरा ये कि उनका घर कब्रिस्तान के बिल्कुल नज़दीक था और अक्सर वो फ्यूनरल प्रोसेशंस को वहाँ पर आते जाते देखती रहती थी, जो कि उनकी साइकी के ऊपर असर करता था। इसीलिए एमिली डिकन्सन को धीरे धीरे करके मौत के साथ, डेथ के साथ प्यार हो गया था। और मोस्ट ऑफ हर पोइट्री में हम लोग उसके डेथ, लाइफ एंड डेथ के थीम्स को महसूस कर सकते हैं। और इस पोइम में भी उसने कुछ ऐसा ही थीम बताया है, जहाँ पे उसने डेथ को एक पर्सोनिफाई किया है एक जेंटलमैन के तौर पे। तो ये भी एक डिफरेंट एस्पेक्ट रखा है हमारे सामने, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि डेथ को एज ए फीमेल हमारे सामने पेश किया जाता है, बट यहाँ पे एमिली डिकन्सन ने उसको मेल पर्सोनिफिकेशन प्रोवाइड की है। और वो बताती है कि दूसरे इंसानों के तरीके से एमिली डिकन्सन भी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम काजों में इतना बिजी थी कि उसे कभी रुक कर मौत के बारे में सोचा नहीं, इंतज़ार नहीं किया। बट जब उसके मरने का टाइम आया तो उसने महसूस किया कि डेथ एक बहुत ही अच्छे जेंटलमैन के तरीके से उसको अपने रथ में लेने आई। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पोइटस जो भी बता रही है वो एक अपनी काल्पनिक, ये रियलिटी नहीं है, ये पोइम ये इमेजिनेटिव है, फैंटेसी है, काल्पनिक यात्रा बता रही है अपनी डेथ के बाद या डेथ के साथ, या फिर ये भी कह सकते हैं वो अपनी अंतिम यात्रा की कल्पना कर रही है। और उसी इंसिडेंट को हम लोगों के सामने पोइट्री की फॉर्म में नरेट करके बता रही है। और पोइटस बताती है कि उस रथ में पोइटस के अलावा दो लोग और सवार थे, एक डेथ और इमॉर्टैलिटी, अमरता। और ये इस चीज़ का प्रतीक था कि जिस अमरता के लिए हम लोग पूरी ज़िंदगी, जिस
हम लोग कहते हैं साल्वेशन के लिए पूरी ज़िंदगी हम लोग घूमते रहते हैं, वो कहता है कि वो साल्वेशन, वो अमरता हम लोगों को डेथ के ज़रिए, हम लोग मरेंगे तभी हम लोगों को स्वर्ग या अमरता मिलेगी। तो पोइटस ये भी बताना चाहती है कि डेथ इज़ अ मीडियम टू अचीव इमॉर्टैलिटी। दूसरा वो कहती है कि मौत को कोई जल्दी नहीं थी, और मौत का ऐसा बर्ताव देख के, ऐसा काइंडनेस देख के अल्टीमेटली पोइटस भी अपने रोज़मर्रा के काम छोड़ के डेथ के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर वो बताती है कि जब उनका रथ चल पड़ता है तो रास्ते में वो कहाँ कहाँ से गुजरते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ों का प्रतीक है। वो कहता है कि सबसे पहले वो एक स्कूल के बाहर से गुजरते हैं, तो पर उनका रथ वहाँ पे नहीं रुकता, और वो स्कूल में खेलते हुए बच्चे हमारी ज़िंदगी के पहले पड़ाव को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ चाइल्डहुड। और कोई वहाँ पे उनका रथ इसलिए नहीं रुकता क्योंकि अभी उनकी डेथ का टाइम नहीं आया। फिर उनका जो रथ है, जो चैरियट है, वो एक रेसलिंग रिंग के आगे से गुजरता है जो हमारी यूथ को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पे भी उनका रथ नहीं रुकता क्योंकि वहाँ पे भी अभी उनकी डेथ का टाइम नहीं आया था। तीसरा उनका रथ जो है वो गेजिंग ब्रेन्स और सेटिंग सन से गुजरता है जो हमारी मैच्योरिटी और ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करता है, और वहाँ पे भी उनका रथ जो है वो नहीं गुजरता। धीरे धीरे करके उनका रथ आगे बढ़ता चला जा रहा है, और तभी वो अपने शरीर के अंदर एक ठंड और घास के ऊपर ड्यू ड्रॉप्स उसको पड़ता हुआ महसूस करती थी, और वो जो ठंड उसने अपने अंदर महसूस की, वो शिवरनेस, वो कोल्डनेस जो अपने उसने अंदर महसूस किया, वो इस बात का प्रतीक था कि धीरे धीरे करके पोइटस डेथ की तरफ अप्रोच करती चली जा रही है, वो अपनी मौत की तरफ आगे बढ़ती चली जा रही है। और अल्टीमेटली उनका जो रथ है वो एक ऐसी जगह के सामने, ऐसे घर के सामने आगे रुकता है जो कि बाकी धरती से उभरी हुई है और जिसके ऊपर कोई छत नहीं है, यानी कि उनका रथ कब्रिस्तान के बाहर आके रुक जाता है। और कुछ पलों के लिए पोइटस को लगता है कि इंसानी ज़िंदगी का जो अंत है या इंसानी ज़िंदगी की आखिरी मंजिल जो है वो कब्रिस्तान ही है। बट जैसे ही उसका ध्यान अपने रथ के घोड़ों की तरफ जाता है तो वो देखती है कि उन घोड़ों का सर ऊपर की तरफ उठा हुआ था, जो इस बात का प्रतीक था कि उसकी यहाँ जो कब्रिस्तान या डेथ जो है वो इंसानी शरीर का अंत है, आत्मा का सफ़र जारी रहेगा। कुछ पलों के बाद आत्मा का सफ़र फिर से शुरू हो जाएगा और वो तब तक शुरू रहेगा जब तक कि वो एटर्निटी या स्वर्ग या अमरता को हासिल नहीं कर लेता। और दूसरे शब्दों में ये कहें तो ये गलत नहीं होगा, वो ये मानती है कि अगर हम लोग अमरता को हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए एकमात्र रास्ता डेथ है। और यानी कि हम लोग मौत का नेगेटिव एस्पेक्ट देखते थे बट उसने पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा है, और शी सीम्स टू बी इन लव विद डेथ। और इसे कहने में कोई भी मुझे गलत नहीं लग रहा, ये राइटली कहा गया है कि वाकई में जो एमिली डिकन्सन थी उन्हें मौत से प्यार था। Now let's start with the poem. There are several important themes in Because I Could Not Stop for That. The most obvious of these are mortality and death. तो इस पोइम के अंदर बहुत सारे हम लोगों को थीम्स मिल जाएंगे, बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम्स हैं वो है मॉर्टेलिटी एंड डेथ, वो है अमरता और मृत्यु, नश्वरता और मृत्यु। What makes the poem takes on these two themes is so interesting that they are depicted from position of immortality. और इस पोइम को ये दोनों विषय हमें इसलिए इंटरेस्टिंग लगते हैं क्योंकि इन दो रस्तों के ज़रिए हम लोगों को पोइटस ने इमॉर्टैलिटी के बारे में बताया है। पोइटस ये मानती है कि डेथ और मॉर्टैलिटी होगी तभी हम लोग इमॉर्टल हो पाएंगे। द स्पीकर इज़ ऑलरेडी इन द आफ्टर लाइफ व्हेन शी इज़ डिस्क्राइबिंग हर एक्सपीरियंसेस विद द डेथ। पोइटस जो बता रही है वो पहले ही मर चुकी है, मरने के बाद, यानी कि काल्पनिक यात्रा है, ये नहीं कि मरने के बाद बोल रही है बल्कि उसकी काल्पनिक यात्रा है मृत्यु के साथ। वो इमेजिन कर रही है वो मर चुकी है और फिर सोच रही है कि वो मरने के बाद कैसा महसूस कर रही है और मरने के बाद उसने कौन से तजुर्बे महसूस किए होंगे या कर सकती है, उसका वो हमारे साथ इस पोइम के रूप में शेयर कर रही है। This is part of reason why speaker is so calm throughout the majority of the poem. Such themes are also explored in other poetries by Emily Dickinson. और ऐसे उसकी पोइट्री में, ज़्यादातर पोइट्री में हमें ऐसे ही थीम्स ज़्यादा दिखेंगे क्योंकि
अक्सर ये एमिली डिकन्सन के बारे में कहा जाता है, शी इज़ इन लव विद डेथ। Because I could not stop her death contains line taken from the Chariot, which is one of the best known poems of Emily Dickinson। इस पोइम की जो लाइन्स हैं वो बेसिकली उसकी लॉन्ग पोइम चैरियट में से ली गई हैं, जो कि एमिली डिकन्सन की बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम मानी जाती है। द पोइम हैज़ ए ड्रीम लाइक क्वालिटी। इस पोइम के अंदर फैंटेसी, इमेजिनेशन और सपने जैसी क्वालिटी है। इट डील्स विद द डेथ विश ऑफ द पोइटस। ये पोइटस की मृत्यु की इच्छा को बताता है कि वो मृत्यु से क्यों प्यार करती है, क्यों वो मरना चाहती है। लाइक जॉन कीट्स, एमिली डिकन्सन इज़ हाफ इन लव विद डेथ। जॉन कीट्स के जैसे एमिली डिकन्सन को भी मौत से प्यार था। डेथ एंड्स ऑल हर वरीज एंड शी वेलकम्स इट एज अ प्लेजेंट कंपेनियन। उसका मानना था कि मौत हमें हमारी सारी चिंताओं से आज़ाद कर देगी, इसीलिए वो उसका वेलकम करने के लिए तैयार रही थी। लाइफ इज़ अ जर्नी एंड मीटिंग विद द डेथ इज़ इनएविटेबल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जर्नी। ज़िंदगी हमारा एक सफ़र है और इस सफ़र के दौरान हम लोगों का मृत्यु की मंजिल को पाना निश्चित है, यानी कि इस सफ़र की, हमारी ज़िंदगी के सफ़र का जो अंतिम मंजिल है वो मृत्यु है। द पोइटस इमेजिन्स हर ओन डेथ। शी टेल्स द स्टोरी ऑफ हर सेल्फ व्हेन डेथ कम्स टू टेक हर फॉर ए ड्राइव इन हिज चैरियट। पोइटस यहाँ पे अपनी मृत्यु की कल्पना कर रही है। वो हमें उस इंसिडेंट को नरेट कर रही है जहाँ पे वो मृत्यु को एक जेंटलमैन के तौर पे पर्सोनिफाई करके, पर्सोनिफिकेशन होती है जब हम लोग किसी नॉन लिविंग थिंग को, किसी भावना को इंसानी रूप प्रदान करें। यहाँ पे मृत्यु को उसने इंसानी रूप प्रदान किया है तो जेंटलमैन के तौर पे प्रेजेंट करती है। और वो कहती है कि मृत्यु अपने रथ में पोइटस को अपने साथ लेके जाने के लिए उसके पास आई है। डेथ इज डिस्क्राइब एज ए जेंटलमैन टेकिंग ए लेडी आउट फॉर ड्राइव। डेथ को एक ऐसे जेंटलमैन के तौर पे बताया गया है जो कि जैसे कि कोई लवर अपनी मिस्ट्रेस को, कोई अपनी लवरेस, अपनी बिलवर्ड को किसी ड्राइव के ऊपर लेके जाए, बिल्कुल उसी तरीके से जो मौत है वो पोइटस को एक ड्राइव के ऊपर लेके जा रही है। द पोइटस, डेथ एंड इमॉर्टलिटी आर द थ्री फिगर्स सीटेड इन द चैरियट। उस चैरियट में, उस रथ में 3 लोग सवार थे, पोइटस खुद, डेथ और तीसरा था अमरता। यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डेथ ही एक ऐसा मीडियम है हमारे पास जिसके ज़रिए हम लोग इमॉर्टलिटी, अमरता को अचीव कर सकते हैं। और पोइटस ने रथ में इन तीनों चीज़ों के सवार को इसी प्रतीक के तौर पे यूज़ किया है कि हम लोगों को समझ लग जाए कि डेथ इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, इनफैक्ट डेथ इज़ अ मीडियम टू अचीव एटर्निटी एंड इमॉर्टलिटी। The poetess has no time for death. She could not stop there because she was very busy. Death was kind enough to stop for her. There were only 3 riders in the chariot. Death was the first, immortality was the second, and poetess was the third. The poetess बताती है कि उसके पास मौत के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। वो इतनी ज़्यादा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम काजों में व्यस्त थी कि उसे मौत के बारे में सोचने के या मौत के बारे में इंतज़ार करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, और इसीलिए वो चुपचाप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिज़ी थी। तभी डेथ उसके पास एक काइंड जेंटलमैन के तरीके से आई उसे अपने साथ लेके जाने के लिए। और उस रथ में 3 लोग सवार थे, डेथ थी, इमॉर्टलिटी थी और पोइटस थी। द कैरेज राइड इज सिंबॉलिक ऑफ ऑथर्स डिपार्चर फ्रॉम लाइफ। और जो कैरेज राइड है एक्चुअली में प्रतीक है कवित्री का, पोइटस की अंतिम यात्रा का, जब वो मर जाएगी। शी इज़ इन कैरेज विद डेथ एंड इमॉर्टलिटी। कैरेज में वो मौत और अमरता के साथ दिखाई गई है। डेथ हैज़ बीन पर्सोनिफाइड, इट हैज़ बीन गिवन ह्यूमन शेप, फॉर्म एंड एट्रीब्यूट। मौत को यहाँ पर मानवीकरण किया गया, उसे इंसानी रूप दिया गया है। इट इज़ ए काइंड जेंटलमैन, डेथ हैज़ ए काइंड जेंटलमैन ड्रॉप द चैरियट वेरी स्लोली, ही सीम टू बी नो हरी। डेथ ने एक काइंड जेंटलमैन के तरीके से रथ को चलाया, उसे किसी प्रकार की जल्दी नहीं थी। यानी ये वो इस बात का प्रतीक था कि मौत निश्चित समय पे ही, जब किसी शख्स का मरने का समय निश्चित हो जाता है तभी वो हमारे पास आती है, उससे पहले वो हमारे पास नहीं आती है। The poetess was also free. She had put away her work and her leisure. It was because death had been very kind and polite to her. और पोइटस भी फ्री थी और पोइटस ने भी अपने काम काज को छोड़ दिया डेथ का इतना अच्छा बर्ताव देख के। They passed by the school where school children were playing.
they have yet not learned their lesson, they did not disturb them। फिर वो स्कूल के बाहर से गुजरे जहाँ पे बच्चे अपने पाठ पढ़ रहे थे, बट वहाँ पे उनका रथ नहीं गुजरा क्योंकि अभी उनकी मृत्यु का टाइम नहीं आया था। The carriage passed by the field, the crops growing there raised their voice to look at it, then it passed by the sun which was setting in the west, it did not stop anywhere। फिर वो अलग अलग जगहों से गुजरा जो हमारी ज़िंदगी के अलग अलग पड़ावों का प्रतीक है, बट वहाँ पे भी वो रथ नहीं रुका क्योंकि उनका भी अभी समय नहीं आया था मृत्यु का। The chariot stopped in front of a house, it seems to have no roof, it was a piece of rising ground, it was in fact a grave। फिर वो एक ऐसे घर के सामने आगे खड़ा हो गया जो ज़मीन का टुकड़ा ज़मीन से उभरा हुआ था, जिसके ऊपर कोई छत नहीं था, यानी कि वो एक कब्रिस्तान के सामने आके खड़ा हो गया। सिंस दैन शी हैज़ बीन राइडिंग फॉर सेंचुरी, वो कह रही है कि जब से वो मरी है तब से वो सदियों से वो इस सफ़र के ऊपर चल रही है। एवरी सेंचुरी सीम्स टू बी शॉर्टर दैन डे, शी न्यू राइट फ्रॉम बिगनिंग दैट द चैरियट वाज बाउंड फॉर एटर्निटी। और उसे ये पता था कि मृत्यु से उसके शरीर का अंत हुआ है, बट उसकी आत्मा का सफ़र अभी भी जारी है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि उसकी आत्मा जो है अमरता और एटर्निटी को अचीव ना कर ले। The heads of the houses were turned towards heaven which is eternal and everlasting। इसीलिए घोड़ों का सर अंतिम में आकाश की तरफ दिखाया जाता है जिसका कोई अंत नहीं है, और वो इस बात का भी प्रतीक है कि हमारी आत्मा का सफ़र भी तब तक जारी रहेगा जब उसे एटर्निटी और इमॉर्टैलिटी अचीव नहीं कर लेता। Now coming on to stanza by stanza explanation। Because I could not stop for death, he kindly stopped for me। The carriage held but just ourselves immortality। तो पोइटस बताती है कि मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कामों के इतनी बिजी थी कि मैंने कभी भी मौत के बारे में रुक के सोचने के बारे में सोचा ही नहीं कि मौत भी कभी मेरी ज़िंदगी के सफ़र के दौरान आ सकती है। बट मौत ने एक अच्छे जेंटलमैन के तौर पे मेरी इस इग्नोरेंस को इग्नोर किया और वो बड़ी काइंडली मुझे अपने रथ में अपने साथ लेके जाने के लिए आई। और जिस रथ में वो मुझे लेके जाने के लिए उसमें 3 लोग सवार थे, एक मैं, दूसरी डेथ और तीसरी मॉर्टैलिटी। यानी कि यहाँ पे पोइटस खुद की मृत्यु की कल्पना कर रही है और खुद की अंतिम यात्रा की कल्पना कर रही है। इन दिस लाइन डेथ इज़ डिस्क्राइब्ड एज ए जेंटलमैन। इन पंक्तियों में डेथ को एक अच्छे पुरुष के तौर पे दिखाया गया है। द पोइटस हैज़ नो टाइम टू वेट फॉर डेथ। वो पोइटस के पास अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कामों के कारण मृत्यु का इंतज़ार करने के लिए बिल्कुल भी समा नहीं था। शी कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ बिकॉज शी वॉज वेरी बिजी। देन वन डे डेथ हिमसेल्फ केम इन ए कैरेज। फिर एक दिन जब उसकी मृत्यु का समय हुआ तो मौत खुद ब खुद अपने रथ पे सवार होके पोइटस को अपने साथ लेने के लिए आ गई। Like a kind gentleman that stops for her, he invited the poetess to go with him for a ride. There was another person in the carriage. It was immortality। और फिर एक अच्छे पुरुष के जैसे उसने अपने रथ को रोका और पोइटस को इनवाइट किया कि वो उसके साथ राइड पे चले। In other words, we can say that the poetess has personified death as a kind gentleman who has come to take the poetess with her। The poetess tells that she was so busy she was unable to think about death, but death came as a gentleman to take her with him। और दूसरे शब्दों में ये कहना गलत नहीं होगा कि पोइटस या किसी भी इंसान को मौत के बारे में सोचने का समय नहीं होता, बट जब किसी का निश्चित समय आता है तो मौत उसे बड़े ही काइंड जेंटलमैन के जैसे पोइटस को लेने आती है। और पोइटस कहती है उस रथ में 3 लोग सवार थे, एक वो खुद थी, दूसरा डेथ और तीसरी इमॉर्टैलिटी थी, जो इस बात का प्रतीक है कि मौत के ज़रिए ही हम लोग इमॉर्टैलिटी या एटर्निटी को हासिल कर सकते हैं। कमिंग ऑन टू स्टैंजा नंबर 2। वी स्लोली ड्रोव, ही न्यू नो हेस्ट। ड्रोव चलाना, हेस्ट जल्दी। एंड आई हैड पुट अवे माई लेबर एंड माई लेजर टू फॉर हिज सिविलिटी। तो इस स्टैंजा में वो बताती है कि मुझे मौत के रथ चलाने के तरीके से लगा उसे किसी प्रकार की जल्दी नहीं, बड़ी आराम से बड़े धीरे से उसकी रथ चल रहा था, बड़े धीरे से उसका अंतिम यात्रा चल रही थी। और उसका ऐसा बर्ताव देखने के बाद पोइटस कहती है मैंने भी अपनी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ऐशो आराम काम काज छोड़ के मौत के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। इन दिस स्टैंजा द पोइटस हैज़ personified his death as a gentleman। She says that one day death himself came to take her in his carriage। He took the poetess for a ride in his carriage।
ही ड्रोव द कार वेरी स्लोली, ही सीम्स टू बी इन नो हरी। तो पोइटस कहती है कि एक दिन मृत्यु एक पुरुष के तरीके से उसे अपने रथ में लेके जाने के लिए आई, और जिस तरीके से वो अपना रथ चला रहा था, मृत्यु चला रहा था, उससे उसे आभास हो रहा था कि उसे किसी प्रकार की भी जल्दी नहीं है। द पोइटस हैज पुट अप हर वर्क एंड हर लेजर, इट वॉज बिकॉज डेथ हैड बीन वेरी काइंड एंड पोलाइट टू हर। और पोइटस ने भी अपना काम काज और ऐशो आराम छोड़ दिया था मृत्यु के लिए, क्योंकि वो भी उसके काइंड नेचर से मूव कर चुकी थी। In other words, we can say that in these lines, the poetess has tried to present the kind and gentle nature of death, which forced the poetess to leave her work and leisure, and she at once get ready to go with him. तो इन पंक्तियों में ये कहना गलत नहीं होगा, पोइटस ने डेथ के काइंड और जेंटल नेचर को हमारे सामने लाने की कोशिश की है, और उसके इस नेचर के कारण ही पोइटस अपना दुनियावी कामकाज छोड़ के, अपनी दुनियावी ज़िंदगी छोड़ के डेथ के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। Coming on to stanza number 3, we passed the school where children stroll, and at recess in the ring, we passed in the fields of gazing green, we passed the setting sun. तो इन पंक्तियों में पोइटस ने अलग अलग सिंबल से हमारी ज़िंदगी के अलग अलग पड़ावों के बारे में बताया है। वो कहती है कि स्कूल चाइल्डहुड का, रिंग यूथ का, गेजिंग ग्रीन्स मैच्योरिटी का, सेटिंग सन बुढ़ापे का प्रतीक है, और मृत्यु इन चारों जगहों पे नहीं रुकती, क्योंकि अभी इन लोगों की मृत्यु का टाइम नहीं आया। इन दीज लाइन्स द पोइटस सेज दैट देयर chariot passed by the school where children were playing during recess, then they passed by the fields of grain, the crops in the field were gazing at them, the carriage continued moving and it was evening, then they passed by the setting sun in the west. पोइटस बताती है कि उनका रथ पहले एक स्कूल के बाहर से गुजरा जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, फिर उनका रथ एक खेत के बाहर से गुजरा जहाँ पे फसलें उनकी तरफ नजरें टकटका के देख रही थी, फिर उनका जो रथ था शाम तक होते होते डूबते हुए सूरज की तरफ गुजरा। द स्कूल, द ग्रीन फील्ड एंड द सेटिंग सन आर द सिंबल्स ऑफ चाइल्डहुड, यूथ एंड ओल्ड एज रिस्पेक्टिवली। और ये तीनों चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अलग अलग पड़ावों का प्रतीक हैं। In other words, we can say that these lines, through the school, the green fields and the setting sun, the poet has tried to present different stages of our life respectively. The poet has told that the child did not stop before school or a wrestling because it was not their time for death. और पोइटस ये भी बताना चाहती है कि इन सभी जगहों पे उनका रथ इसलिए नहीं रुका क्योंकि अभी इन सभी लोगों की डेथ का टाइम नहीं आया था, या दूसरे शब्दों में कहे कि डेथ हमारे पास तब ही आती है जब हमारी डेथ का एक्चुअल टाइम आ जाता है। Coming on to, they drive past the school where children strove, implying that author is generally given a few moments to remember her childhood. ये इस बात का भी प्रतीक है कि अंतिम समय पे इंसान को धीरे धीरे करके अपने ज़िंदगी के हर पल याद आते हैं। जैसे स्कूल को यहाँ पे ये देख सकते हैं कि उसे शायद अपना बचपन याद आ रहा था। देन दे पास द गेजिंग रेन अलाउ द ऑथर टू थिंक बैक अपॉन द प्राइम ऑफ हर लाइफ। गेजिंग रेन से पास से गुजरे तो ये मान सकते हैं कि पोइटस यहाँ पे अपनी जवानी के दिनों को याद कर रही थी। देन दे पास सन, दिस सिम्बलाइजेज द ऑथर्स डेथ। फिर डूबता हुआ सूरज उसके बुढ़ापे का प्रतीक और उसकी मृत्यु का प्रतीक था। द सनसेट इज़ ब्यूटीफुल एंड जेंटल एंड द पासिंग फ्रॉम लाइफ टू एटर्निटी इज़ पोर्ट्रेड एज सच। वो कह रहे हैं कि जैसे डूबता हुआ सूरज का दृश्य बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल उसी प्रकार से मृत्यु से अमरता की तरफ हमारा सफ़र भी बहुत ही खूबसूरत दिखाया गया है। शी रिवील्स हर विलिंगनेस टू गो विद डेथ व्हेन शी सेज दैट शी हैड पुट अवे लेबर एंड लेजर टू फॉर हर डिसेबिलिटी। और उसका मृत्यु की इच्छा का, उसका खुद की मृत्यु की इच्छा का व्यक्त करना भी दिखाया गया है, जब वो ये बताती है कि वो अपनी मर्जी से मृत्यु के साथ जाने के लिए तैयार है और अपनी दुनियावी कामकाज को छोड़ने के लिए तैयार है। दिस फर्दर रिवील्स दैट ऑथर हैज़ कम टू टर्म्स विद हर own mortality. She has set down all she wanted to do in life and willingly entered the carriage with death and immortality. वो ये भी दिखाता है कि पोइटस खुद अपनी मृत्यु को स्वीकार कर रही है। उसको लगता है कि उसने जो भी करना था ज़िंदगी में कर चुकी है और इसीलिए खुद वो इमॉर्टैलिटी और डेथ के साथ जाने के लिए तैयार है। She may be aware that she had not gone willingly. They would have taken her captive nonetheless, but this does not seem to alter the perception of the two characters as kind, thoughtful and even gentle. उसे इस बात का भी भली भांति ज्ञान है, अगर वो अपनी मर्जी से ना भी आती तो भी मृत्यु
जब उसका डेथ का समय आ गया है तो मृत्यु उसे अपने साथ लेके चली जाती। बट इसके बावजूद भी हम लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि मॉर्टेलिटी और डेथ का नेचर बहुत ही काइंड और जेंटल तरीके से पेश किया गया है। दिस इज़ पोर्ट्रेड एज डेथ ड्राइव स्लोली फॉर हर, allowing to reminiscence. He knew no haste and said, "Oh, he takes her through the course of her life with a slow and patient ride. Immortality rides long but is silent." और वो उसका मौत का धीरे धीरे रथ चलाना वो इस चीज़ का प्रतीक था कि मौत हमें समा देती है कि हम लोग एक बार अपनी ज़िंदगी की पूरी यादों को जहन में उतार लें, जी लें, और इसीलिए वो हमें पोइम में ये दिखाया गया है कि वो धीरे धीरे करके उसको अलग अलग जगहों से, जो कि अलग अलग ज़िंदगी के पड़ावों से लेके जाती है। और इमॉर्टैलिटी इनके साथ ज़रूर है बट वो अभी तक शांत बैठी हुई है। Or rather he passed as the dews grew quivering and chill, for only gossamer my gown, my tiplet only tulle. In these lines the poetess says this, तो यहाँ पे वो बताती है कि मुझे ऐसा लगा कि पहले सूरज हम डूबते हुए सूरज की तरफ जा रहे थे, बट ऐसा नहीं था, डूबता हुआ सूरज हमारे पास आ रहा था। यानी कि उसने अपने शरीर के अंदर ठंड और कांपने को महसूस किया और उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसने एक ब्राइडल ड्रेस पहनी है, यानी कि वो अपनी अंतिम यात्रा पे जा रही है। और ठंड का मानना ये था कि उसने डेथ की कोल्डनेस को, यानी उसने मौत को अपने नज़दीक आते हुए महसूस किया। इन दीज लाइन्स द पोएटेस सेज दैट it was not the carriage that passed the setting sun, it was the setting sun that passed by the carriage. वो कह रहा है कि उन लोगों ने डूबते हुए सूरज को पास नहीं किया, बल्कि डूबता हुआ सूरज उनके पास आया। यानी कि वो मृत्यु के पास नहीं गई, मृत्यु उनके पास आई। Beyond the sunset there were dews, they were shivering with cold. सनसेट के आगे जो था ड्यू ड्रॉप्स पड़े थे जो कि सर्दी से काँप रहे थे। शी हैड कम इन ब्राइडल ड्रेस, उसने एक ब्राइडल ड्रेस पहनी हुई थी। शी हैड गोसामर, उसने गाउन पहना था। टिपलेट और ट्यूल पहने हुए थे। देयर इज सडन शिफ्ट इन टोन इन द फोर्थ स्टैंजा, सडनली नाउ द सन हैज सेट, द ऑथर रियलाइज शी इज क्वाइट कोल्ड एंड शी शिवर्स। एकदम से पोएटस को आभास होता है सूर्य डूब चुका है, वो मर चुकी है। उसके शरीर को वो ठंडा होता हुआ महसूस करती है, उसकी बॉडी को वो बेजान होता हुआ महसूस करती है। दैन शी बिकम्स अवेयर दैट शी इज़ अनड्रेस्ड, उसे महसूस होता है कि अब वो मर चुकी है, उसकी आत्मा जो है वो आज़ाद हो चुकी है। Prior to the moment of realization, the author felt quite comfortable with the death and immortality. After all, she was riding along with them only in her gossamer and her tiplet tulle, or in other words, in only sheer nightgown. In the third stanza, the author is on close affection terms with death and immortality, describing death as a gentleman suitor who is kind and civil. She shows no shame at being undressed. यहाँ पे पोइटस ने ये भी दिखाया है कि वो केवल अपनी नाइट ड्रेस के साथ ही उनके साथ चल पड़ी थी। और यहाँ पे अनड्रेस होना ये दिखाता है कि जिस तरीके से बिलवर्ड अपने लवर के सामने अनड्रेस होना जो है वो गलत नहीं महसूस कर सकती, उसी तरीके से पोइटस भी डेथ के साथ जाने में उसे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं थी, क्योंकि शी सीम्स टू बी इन लव विद डेथ। उसे ऐसा महसूस हो रहा था, उसे मृत्यु से प्यार है। We paused before a house that seemed a swelling of the ground. The roof was scarcely visible, the cornice but a mound. फाइनली वो कहता है उनका रथ एक ऐसे घर के पास आके रुक गया जिस घर के ऊपर कोई छत नहीं थी, और वो जो ज़मीन का टुकड़ा था ज़मीन से उभरा हुआ था। यानी कि उनका रथ जो था एक कब्रिस्तान के बाहर आके रुक गया। और कुछ पलों के लिए पोइटस को लगा कि शायद कब्रिस्तान जो है उनकी ज़िंदगी के सफ़र का आखिरी पड़ाव है, बट ऐसा नहीं था। In her moment of realization that she has been seduced by that, they pause before a home, a swelling of the ground. She claims that roof was scarcely visible and cornice but a mound. The tone becomes one of the disappointment as outrage. That is not all she thought it would be. तो अंत में वो कहती है कि अंत में उनका जो रथ था एक कब्रिस्तान के बाहर आके रुक गया, एक ऐसी जगह के बाहर आके रुक गया जहाँ पे जो ज़मीन का टुकड़ा बाकी टुकड़े से उभरा हुआ था और जिसके ऊपर कोई छत नहीं थी। वो समझ, और उसे अब आभास हो रहा था कि डेथ उतनी खूबसूरत नहीं है जितना उसने समझा था। नाउ एज सन हैज सेट ऑन हर लाइफ एंड शी इज स्टैंडिंग बिफोर हर फॉर एवर होम, डिसअपॉइंटमेंट सेट्स इन। अब उसे महसूस हो रहा था कि उसकी ज़िंदगी का सूरज डूब चुका है और अब अपने उस घर के सामने खड़ी है जो हमेशा के लिए उसका घर है।
Death was a kind and gentle, like a gentleman suitor. He lured her in grand poised promises of eternity. Now that she sees her small damn eternal whom she feels cheated. डेथ ने एक काइंड जेंटलमैन के तरीके से पहले उसको सेड्यूस किया, उसको अपनी तरफ आकर्षित किया, बट जब वो अपने नए घर को देखती है जो कि एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है, तो वो बहुत अफसोस करती है. इन दीज लाइन द पोएट डिस्क्राइब हर ड्राइव इन कैरेज ऑफ डेथ. इट कुड बी कॉल्ड अ हाउस. इट सीम्स टू बी पीस ऑफ स्वेलिंग फ्रॉम द ग्राउंड. द ग्राउंड सीम टू हैव राइजन फ्रॉम द हाउस. इट माइट हैव ए ग्रेव कंटेनिंग ए बॉडी एज अ रूफ ऑफ द हाउस वाज स्केर्सली विजिबल. तो वो कहता है कि ये जो घर था एक्चुअली में एक कब्र थी जिसमें एक बॉडी हो सकती थी जो कि पोइटस की थी. इट माइट बी द कैरेज पास्ट बाय द ग्रेव यार्ड. इन अदर वर्ड वी कैन से दैट फाइनली चैरियट स्टॉप्ड बिफोर अ ग्रेव यार्ड. तो अंत में उनका जो चैरियट था एक ग्रेव यार्ड के सामने आके रुक गया. द पोइटस tells that death or graveyard is not the end of life. In fact, it is a small pause in our journey towards life. बट तभी पोइटस को आभास होता है कि डेथ और कब्रिस्तान जो है इंसानी शरीर को ख़त्म कर सकता है, बट ये हमारे आत्मा के सफ़र का अंत नहीं है. ये एक छोटा सा ठहराव है. कुछ पलों बाद एटर्निटी की तरफ हमारी आत्मा का सफ़र फिर से शुरू हो जाएगा. सिंस दैन इट इज़ सेंचुरीज एंड येट ईच फील्स शॉर्टर दैन द डे. आई फेल्ट सरमाइज द हॉर्सेज हेड्स बट टुवर्ड एटर्निटी. इन दिस लाइन्स पोइटस से दैट सेंचुरीज है 5 शी स्टार्टेड द जर्नी विद डेथ. वो कहती सदियाँ हो गई हैं उसे अपनी मौत के साथ सफ़र स्टार्ट किए, एटर्निटी की तरफ सफ़र स्टार्ट किए हुए. ईच सेंचुरी सीम्स टू बी शॉर्टर दैन ए डे. और उसके लिए हर सेंचुरी जो थी एक दिन से भी छोटी थी. शी न्यू राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ ड्राइव दैट द कैरेज ऑफ डेथ वॉज लीडिंग हर टू एटर्निटी. उसे शुरुआत से पता था कि जो कैरेज जो मृत्यु है उसे अमरता और एटर्निटी की तरफ लेके जाएगी. द हेड्स ऑफ द हॉर्सेस वर टर्न टुवर्ड हेवन विच इज़ एटर्नल. और घोड़ों का आकाश की तरफ सर उठाया होना ये इस चीज़ का प्रतीक था कि मौत हमारे आत्मा का अंत नहीं है, बल्कि वो हमारी आत्मा के सफ़र का, एटर्निटी और इमॉर्टलिटी का सफ़र जारी रखने का प्रतीक है. इन अदर वर्ड वी कैन से दैट डेथ इज़ नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ ह्यूमन सोल. ये कहना गलत नहीं होगा कि मृत्यु या कब्रिस्तान हमारी आत्मा की आखिरी मंजिल नहीं है. ए डेथ कैन किल आवर बॉडी बट इट कैन नॉट किल आवर सोल. मृत्यु हमारे शरीर को मार सकती है, हमारी आत्मा को नहीं मार सकती. इन अदर वर्ड वी कैन से दैट डेथ इज़ अ मीडियम टू अचीव एटर्निटी एंड इमॉर्टलिटी. तो दूसरे शब्दों में ये कहना गलत नहीं होगा कि मृत्यु ही एक माध्यम है जिससे कि हम लोग इमॉर्टलिटी और एटर्निटी को हासिल कर सकते हैं. इट हैज़ नाउ बीन सेंचुरी एंड इट फील शॉर्टर एज लाइफ हैज़ गो विदाउट हर. It has been since that moment of realization first surmised that death had seduced her, that he had appeared kindly gentleman at first, but had left her alone in the dark, cold, damp grave. और ये उस पल को भी बताती है जब उसे मृत्यु की असलियत का, हकीकत का पता चलता है कि मृत्यु ने उसे सेड्यूस किया था और बाद में उसे इस कब्र में छोड़ गई. बस बाद में उसे इस चीज़ का भी आभास होता है कि ये कब्र उसकी अंतिम मंजिल नहीं है. उसकी आत्मा का सफ़र जारी रहेगा जब तक कि उसे एटर्निटी नहीं मिलेगी. इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा का सफ़र सदियों से जारी है और सदियों से उसे एटर्निटी और इमॉर्टलिटी जो है नहीं मिली. और तब तक ये सफ़र जारी रहेगा जब तक कि उसे एटर्निटी और इमॉर्टलिटी नहीं मिल जाती. तो ये थी पोएम जिसमें हम लोगों ने देखा कि एमिली डिकिंसन ने मौत को एक बहुत ही अलग एंगल से पेश किया है और शी सीम्स टू बी इन लव विद डेथ. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. नई वीडियोज़ की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स.